मैं विभा मिश्रा आज लेकर आई हूँ आपके सम्मुख समष्टि अर्थशास्त्र का मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित अध्याय। तो इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें हम अच्छे से समझेंगे ताकि आपसे किसी भी प्रकार के प्रश्न आए वो बन जाएं। तो प्रारंभ करते हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग में पहला शब्द है विनिमय। विनिमय का आशय क्या होता है? साधारण अर्थ में तो हम विनिमय यानी लेन देन कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में विनिमय से आशय होता है जो क्रय विक्रय की क्रियाएं की जाती हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, समाज में कोई भी व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन स्वयं नहीं करता, इसलिए उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है और अन्य वर्गों से लेन देन करना पड़ता है। इसी लेन देन को हम विनिमय कहते हैं। तो ये समझाने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन जब हम विनिमय की परिभाषा कहेंगे तो विनिमय के लिए हम यही कहेंगे कि विनिमय अर्थात क्रय विक्रय की क्रिया जो दो पक्षों के बीच संपादित होती है, ऐच्छिक होती है, वैधानिक होती है और दो लोगों के बीच में जो हस्तांतरण किया जाता है उसे ही हम विनिमय कहते हैं। फिर है वस्तु विनिमय प्रणाली। प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली चलन में थी, अर्थात जब व्यक्तियों को लेन देन की क्रिया करनी पड़ती थी तो वस्तु से वस्तु का विनिमय करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तु विनिमय वस्तु से किया जाता है, यानी वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता है। हम कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे गेहूं के बदले चावल या अन्य वस्तु के बदले कोई भी वस्तु का लेन देन। फिर प्राचीन समय में विनिमय। प्राचीन काल में मुद्रा तो चलन में नहीं थी, वस्तु से वस्तु का लेन देन किया जाता था, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन किया जाता था प्राचीन काल में। क्योंकि पुराने समय में लोगों की आवश्यकताएं बहुत कम थीं, इसलिए वस्तु विनिमय से उनका कार्य चल जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे समाज में व्यक्तियों की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई, तब वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सी कमियां सामने आईं। अब वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कमियां थी, क्या दोष थे, उसे हम देखेंगे। जैसे पहला है दोहरे संयोग का, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, यानी जब भी व्यक्तियों को वस्तु से वस्तु का लेन देन करना पड़ता था तो उन्हें ऐसा सहयोग ढूंढना पड़ता था कि अपनी आवश्यकता की वस्तु उसके पास हो और उसकी आवश्यकता की वस्तु उसके पास हो, यानी दो व्यक्ति आपस में लेन देन कर सके। तो दोहरा संयोग उन्हें आवश्यकता होती थी कि दोहरे संयोग के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते थे। उदाहरण लिखा हुआ है, यदि व्यक्ति के पास गेहूं है और उसे चावल की आवश्यकता है तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चावल हो और उसे गेहूं की आवश्यकता हो। फिर मूल्य की सामान्य इकाई का अभाव। यहाँ इकाई से आशय है कि जब वस्तु हम देख क्या रहे हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां देख रहे हैं, तो उसमें जो एक ऐसे वस्तु की ऐसी इकाई नहीं होती थी। जैसे वर्तमान में क्या देखते हैं हम कि मुद्रा में हम विभिन्न वस्तुओं का लेन देन कर लेते हैं। जैसे रुपये में हम कपड़ा खरीद रहे हैं तो कपड़े को मीटर में मापते हैं, लिक्विड चीज़ को लीटर में मापते हैं, भारशील वस्तुओं को क्विंटल में मापते हैं, भूमि को एकड़ में मापते हैं, लेकिन सभी के मापन की एक इकाई क्या होती है? मुद्रा। लेकिन प्राचीन काल में इसका अभाव था कि किस वस्तु के बदले कौन सी वस्तु कितनी लेन देन की जा सके। ये काम बहुत ही मुश्किल हुआ करता था कि कोई भी एक सामान्य इकाई उसमें नहीं थी। जैसे उदाहरण लिखा हुआ है कि यदि आपको कार खरीदनी है और आपके पास गेहूं है तो इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता था कि एक कार के बदले कितने गेहूं देने चाहिए। उस स्थिति में यदि उसके पास चावल है तो वह कार के बदले कितने चावल दे। तो ये सामान्य इकाई जो थी जिसको सभी माने, वो एक उसका उस समय अभाव था। कब? जब मुद्रा चलन में नहीं थी, वस्तु से वस्तु का लेन देन किया जाता था। फिर मूल्य संचय की समस्या। वर्तमान में तो मुद्रा में हम कितना भी संचय कर सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में जब मुद्रा चलन में नहीं थी तो उस समय किसी भी वस्तु को हम कितना संचित करें कि उस वस्तु के रूप में हमारे पास उतना मूल्य इकट्ठा हो जाए। यहाँ मूल्य अर्थात वस्तु की वैल्यू। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य संचय करने के लिए व्यक्तियों को वस्तु को इकट्ठा रखना पड़ता था। अब वस्तुओं को इकट्ठा रखने के लिए जगह भी चाहिए होती थी। कुछ वस्तुएं बहुत वजनदार भी हुआ करती थी, कुछ वस्तुएं बहुत जल्दी नष्ट होने वाली भी हुआ करती थी। तो उनको यदि संचित करते थे तो उसके रूप में उनकी वैल्यू, उनका मूल्य उनको उतना नहीं मिल पाता था। लेकिन वर्तमान में मुद्रा चलन में आई तो ये सब समस्याएं दूर हो गई। लेकिन अभी अपन समस्या देख रहे हैं तो हमें इसको समस्या रूप में ही देखना होगा कि वस्तु के रूप में उन वस्तुओं का मूल्य संचित करने में बहुत समस्या हुआ करती थी।
जैसे वस्तुओं को खराब होने से, हानि से बचने के लिए लंबे तौर पर इस व्यवस्था उनको करना पड़ती थी। हस्तांतरण प्रणाली का अभाव। यहाँ हस्तांतरण से आशय है लेन देन की क्रिया। जब हम एक हाथ से दूसरे हाथ में लेते देते हैं तो हस्तांतरण कहलाता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में एक समस्या और क्या थी? हस्तांतरण बहुत कठिन हुआ करता था। यदि हम लेन देन की क्रिया करें तो उनको हम कैसे हस्तांतरित करें? मुद्रा तो बहुत हल्की होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। वर्तमान में तो और भी हम देखते हैं कि डिजिटल सब लेन देन संभव हो, लेकिन प्राचीन काल की बात कर रहे हैं हम कि प्राचीन काल में जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलन में थी तब उसे हस्तांतरण करना बहुत कठिन हुआ करता था। कोई भी वस्तु एक हाथ से दूसरे हाथ पे या व्यक्तियों को हम लेन देन करें तो कुछ वस्तुएं तो सरलता होती थी, कुछ वस्तुएं, लेकिन कुछ वस्तुएं जैसे भारशील होती थी, नष्ट होने वाली होती थी, जगह घेरने वाली थी, तो उनका लेन देन करना बहुत कठिन हुआ करता था। एक शहर का व्यक्ति दूसरे शहर में वस्तुओं को कैसे ले जाए, इस प्रकार से कई प्रकार से हस्तांतरण में कठिनाई हुआ करती थी। भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों का अभाव। वर्तमान में तो हम मुद्रा, वर्तमान में हम लेन देन कर लेते हैं और उधारी कर देते हैं, बाद में दे देते हैं, लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलन में थी तो वस्तुओं से लेन देन जो था वो भविष्य में करने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी। जैसे लिखा हुआ है, वस्तु विनिमय प्रणाली में भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के मूल्य को निर्धारित करना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि वस्तु के रूप में भविष्य में भुगतान करना एक कठिन कार्य था। यदि हमारे पास वस्तु अभी है और हम यदि भविष्य में उनको देना चाहें तो जरूरी नहीं कि वो वस्तु हमारे पास उसी रूप में रहे या उसकी वैल्यू भी उतनी ही रहे। तो भविष्य में जो भुगतान करते थे उसको वस्तु के रूप में करना बहुत ही कठिन कार्य हुआ करता था। कब तक उसको संरक्षित रखा जाए, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको भुगतान के रूप में दिया जाए, कई प्रकार की कठिनाइयाँ हुआ करती थी कि भविष्य में हम उसको कैसे भुगतान करें। मुद्रा। जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलन में तब बहुत कठिनाइयाँ थी, लेकिन जब मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ तो वस्तु विनिमय की ये सारी कठिनाइयाँ दूर हो गईं। वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक कमियां होने के कारण मुद्रा को विनिमय के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। अब मुद्रा क्या है? मुद्रा वह वस्तु है जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा की बहुत सी परिभाषाएं, इसकी परिभाषाएं भी हम देख सकते हैं। मुद्रा के प्रकार। मुद्रा कई प्रकार की हुआ होती है जैसे आदेश मुद्रा। आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो कि सरकार के आदेश के द्वारा जारी की जाती है। तो मुद्रा का निर्वहन सरकार के द्वारा किया जाता है। नोट और सिक्के इसमें शामिल होते हैं। न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा जो होती है वो प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता, यानी जो प्राप्त कर रहा है और अदा करता है, उनके बीच विश्वास पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत सिक्के और नोट के अलावा जैसे चेक आदि आते हैं, क्योंकि चेक के पीछे उसका आधार मुद्रा होता है। इसे स्वीकार करना विश्वास पर आधारित होता है, ना कि सरकार के आदेश पर। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लेन देन के रूप में चेक के रूप में यदि दे रहा है तो वो पूर्ण रूप से विश्वास पर आधारित होती है। पूर्णकाय मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा जो होती है वो सिक्कों के रूप में होती है। जब इसे जारी किया जाता है तो इस वस्तु का मूल्य मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। ये पूर्णकाय मुद्रा कहलाती है। यानी प्राचीन काल में जो सोने के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे, यानी जिनका आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य बराबर हुआ करता था। इसका आशय है कि जैसे चांदी के सिक्के बने तो इनका मौद्रिक मूल्य भी उतना हुआ करता था जितनी कि इसमें सिक्कों में चांदी लगी होती थी। सोने के सिक्के हैं तो उनका वजन भी उतना हुआ करता था जितना कि उन पर लिखा हुआ करता था। यानी व्यक्ति चाहे तो उसको मुद्रा के रूप में प्रयोग कर सकता था और चाहे तो उस धातु या सोने या चांदी के रूप में प्रयोग करता था। ये पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा होती है जो प्राचीन काल में सोने या चांदी की बनी हुआ करती थी, यानी जितने मूल्य उस पर लिखा हुआ होता था उतने ही मूल्य की उसमें धातु हुआ करती थी। साख मुद्रा वह मुद्रा जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु के मूल्य से अधिक होता है। यानी धीरे धीरे जब घटिया किस्म की धातु कागजी मुद्रा जब चलन में आई, उदाहरण के लिए वर्तमान में चलने वाला 1 रुपये का सिक्का जिसका मौद्रिक मूल्य 1 रुपये होता है, परंतु उसको बनाने के लिए प्रयोग की गई धातु बाजार मूल्य से कम होती है। यानी जो गिलट के सिक्के, जो घटिया किस्म की धातु होती है, उस पर जो अंकित लिखा हुआ होता है, 10 रुपये का सिक्का हुआ या 20 रुपये का सिक्का हुआ या 1 रुपये का सिक्का हुआ, उसमें जो धातु होती है वो उसके अंकित मूल्य से कम होती है। यानी उसको हम धातु के रूप में यदि प्रयोग करें तो हमें उसका कुछ मूल्य नहीं मिलेगा। यदि सिक्के
का मौद्रिक मूल्य उस सिक्के के बनाने में प्रयोग की गई धातु के बाजार मूल्य से कम होगा, तो उस सिक्के को हम पिघलाकर दूसरी धातु के रूप में बेचेंगे। इसको सिक्के बनाने के प्रयोग की गई धातु का मूल्य सदैव उस मूल्य से कम होता है। मुद्रा के कार्य, मुद्रा के कार्य हम देखेंगे। प्राथमिक कार्य अथवा प्रमुख कार्य। मुख्य कार्य जैसे विनिमय का माध्यम। अब हम कार्य देख रहे हैं, मुद्रा किस रूप में कार्य करती है। विनिमय किसे कहते हैं? विनिमय अपन ने देखा था अभी, दो पक्षों के बीच जो लेन देन की क्रिया होती है, खरीदने बेचने की क्रिया होती है, उसे हम विनिमय कहते हैं। तो मुद्रा का ये कार्य होता है, मुद्रा विनिमय के माध्यम के प्रयोग के रूप में कार्य करती है। यानी लेन देन के लिए यदि हमें विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, चाहे खरीदने वाला हो चाहे बेचने वाला, वो मुद्रा के माध्यम से ये कार्य कर सकता है। मुद्रा ये कार्य हमें सरल बना देती है। कौन सा कार्य? विनिमय का कार्य। प्राचीन काल में तो वस्तु का वस्तु से लेन देन होता था, तो वही वस्तु चाहिए पड़ती थी, लेकिन मुद्रा के माध्यम से व्यक्ति अपनी वस्तु को बेच के अपनी आवश्यकता की वस्तु किसी अन्य व्यक्ति से खरीद सकता है। तो मुद्रा बहुत ही अच्छे तरीके से विनिमय के कार्य को संपादित करती है। मूल्य की इकाई, जैसे अपन ने वस्तु विनिमय में मूल्य संचय का अभाव देखा था कि वस्तु के रूप में उसका मूल्य हम संचित नहीं कर सकते थे, लेकिन मुद्रा जो है, मुद्रा के रूप में मूल्य का संचय किया जा सकता है। तो मुद्रा ये कार्य करती है कि किसी भी वस्तु के मूल्य को उसके भविष्य में उसकी वैल्यू के रूप में, उसको एक इकाई के रूप में, मूल्य की इकाई जैसे लिखा हुआ है, मुद्रा मूल्य की एक इकाई के रूप में कार्य करती है। अर्थात सभी वस्तुओं सेवाओं का मूल्य मुद्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि किस वस्तु का कितना मूल्य मुद्रा के माध्यम से बताया जाए। जैसे अपन ने अभी उदाहरण भी देखा था, कपड़ा, लिक्विड चीज़, लीटर में, मीटर में, क्विंटल में, तो इन सब का आधार होता है मुद्रा। मुद्रा ये कार्य करती है कि विभिन्न वस्तुओं के मूल्य को एक इकाई के रूप में निर्धारित करती है। तो ये हो गए मुद्रा के मुख्य कार्य। मुद्रा के मुख्य कार्य दो हुए, एक विनिमय का माध्यम और दूसरा मूल्य की इकाई या मूल्य का मापन भी कह सकते हैं। अब द्वितीय कार्य, जिनको हम गौण कार्य या सहायक कार्य भी कहते हैं। तो गौण कार्य पहला है स्थगित भुगतानों का मान। स्थगित यानी भविष्य में जिसको हम स्थगित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब स्थगित भुगतान वह होते हैं जिनका भुगतान वर्तमान में ना करके भविष्य में निर्धारित समय में किया जाता है। यानी मुद्रा का कार्य है कि मुद्रा वर्तमान में सौदे करके उसका भुगतान भविष्य में करने का कार्य संभव करती है या कर सकती है। जैसे हम उधारी करते हैं और बाद में हम पैसे दे देते हैं, लेकिन यदि वस्तु से वस्तु का लेन देन हम भविष्य में स्थगित करें तो कई सारी दिक्कतें आती हैं। फिर मुद्रा के द्वारा स्थगित भुगतानों का मान निर्धारित किया जा सकता है कि उस वस्तु का हम मुद्रा के रूप में कितना देना है। तो हम यदि वर्तमान में सौदे कर रहे हैं तो भविष्य में हम भुगतान उसका कर सकते हैं या कितना करें। मूल्य का संचय, यहाँ मूल्य यानी उस वस्तु की वैल्यू है। मुद्रा के कारण मूल्य का संचय करना आसान हो गया। प्राचीन काल में तो हम वस्तुओं को संचित करते थे तो उसका मूल्य, उसकी वैल्यू कम भी हो सकती थी। यानी जैसे टमाटर का संचय किया तो टमाटर तो हमारे सड़ भी सकते हैं, या कुछ वस्तुएं होती थी वो ऐसी होती थी जिनका मूल्य बाद में घट भी सकता है। तो लेकिन मुद्रा वह वस्तु है जिसको कि यदि हम संचित कर रहे हैं तो उसका मूल्य आगे चल के बढ़ता ही है। तो इसके कारण ये कार्य, मुद्रा ये कार्य का करता है कि उसके मूल्य को संचित करता है, काहे कि उसकी वैल्यू को। तो मुद्रा के कारण मूल्य का संचय करना आसान हो गया, क्योंकि इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली की तरह समय के साथ होने वाली हानि का भंडारण या भंडारण की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। यानी कुछ वस्तुओं को यदि हम संचित कर रहे तो उन वस्तुओं की हानि हो सकती थी, भंडारण यानी उनको स्टोरेज के लिए जगह चाहिए पड़ती थी। तो ये सब समस्याएं जो है वो किसने संभव की? मुद्रा ने। तो मुद्रा का एक कार्य क्या हो गया? मूल्य का संचय। मूल्य का हस्तांतरण, हस्तांतरण यानी लेन देन। मुद्रा के प्राचीन काल में जो वस्तु विनिमय में कई समस्याएं हुआ करती थी लेन देन की, वो सारी समस्याएं दूर करती मुद्रा ने। तो मुद्रा ये कार्य संभव करता है कि मुद्रा जो के द्वारा हस्तांतरण यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का लेन देन, चाहे वो नज़दीक हो चाहे वो दूर हो, उनका हस्तांतरण जो है वो संभव किया मुद्रा ने। मुद्रा के का एक कार्य क्या है? मूल्य का हस्तांतरण। थैंक यू। अगले पार्ट में अपन आके देखेंगे मुद्रा की पूर्ति।